नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रयों को देखेंगे, जिसमें हम भीमबेटका को देखेंगे, आदमगढ़ को देखेंगे, पचमढ़ी में बहुत सारे हैं। और एक चीज़ और जाने आप कि भारत में जितने भी शैलाश्रय पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। और भीमबेटका जो साइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ हमें 700 गुफाओं में से 500 गुफाओं में लगभग आपको शैल चित्र मिल जाते हैं। शैल चित्र से आशय है कि चट्टानों पर पेंटिंग करना, और या शैलाश्रय मतलब किसी गुफा है, गुफा की दीवारों पर, छतों पर पेंटिंग करना। और ये बहुत बड़ा इतिहास का खजाना कह सकते हैं जो श्री विष्णु श्रीधर बाकड़कर साहब ने खोजा है। इतिहास का जो पुरातात्विक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका खजाना कह सकते हैं हम भीमबेटका को। तो आज उस पर भी चर्चा करेंगे और कौन कौन से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से शैलाश्रय है वो तो हम देखेंगे। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में उसको और एक्सप्लेन करते रहेंगे। देखिए आप, मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय को हम गुहा चित्र भी कहते हैं और शैल चित्र कहते हैं। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें शैलाश्रय का, तो इसको हम शैला मीन्स होता है चट्टान प्लस आश्रय, जहाँ छत हो यानी गुफा हो रहने की जगह, तो इसका अर्थ होता है चट्टान यानी गुफाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपने इसका अर्थ जाना। आश्रय माने जहाँ वो निवास करते हैं, यानी शुद्ध गुफा की बात करना चाह रहे हैं। अब इसी गुफा चित्र में चित्र बने हुए हैं, यानी दीवारों पर और छतों पर, तो उनको भी हम देखेंगे। तो अगला यहाँ एक तथ्य लिखें आप कि भारत में पाए गए शैल चित्रों में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही शैल चित्र पाए गए हैं। तो ये भी बड़ा एक आपको तथ्य ध्यान रखना है। लिखेंगे आप, भारत में पाए गए शैल चित्रों में सर्वाधिक शैलाश्रय मध्य प्रदेश में है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य आपको आज पता चल गया। एक तथ्य और जाने आप कि इन शैला चित्रों में होता क्या है। तो लिखेंगे जिनकी या जहां या जिनकी भीतरी दीवारों और छतों पर चित्र बड़े रोचक ढंग से बने होते हैं। बड़े रोचक ढंग से बने होते हैं। अब इन चित्रों में यानी ऐसा कह सकते हैं क्या क्या उन चित्रों में बना होता है। तो हम एक सब हेडिंग डालते हैं चित्रण। तो वहाँ हमें देखने को मिलता है पशु पक्षियों का शिकार हो रहा है। वहाँ हम देखते हैं कि मानवों का परस्पर युद्ध हो रहा है। वहाँ हम देख रहे हैं पशुओं की लड़ाइयों के चित्र बने हैं। वहाँ हम देख रहे हैं कि महिला और या स्त्री या पुरुष और स्त्री डांस कर रहे हैं, साथ में गाना गा रहे हैं और नृत्य हो रहा है। वहाँ मधु संचय का भी कार्य महिलाएं कर रही हैं, यानी शहद तोड़ने का। और कई जानवरों को हम देख रहे हैं। यहाँ वैसे तो रिसर्च में पता चलता है कि यहाँ 29 जानवरों के हमें चित्र देखने को मिले हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और उन चित्रों में देखने से ही हमें पुरातात्विक एविडेंस या ऐसा कहे कि हमें निम्न पुरापाषाण काल से लेकर हमें आपके गुप्त काल तक का हमें वहाँ ऐतिहासिक चरण देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ हमें मानव घोड़ा लिए हुए है, भाला लिए हुए है, हाथियों हैं और युद्ध करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन सब पर हम वहाँ भी चर्चा करेंगे। तो पहले आपने जाना कि शैलाश्रय है क्या। शैला यानी चट्टान, चट्टानों यानी गुफाओं में बना हुआ आपका एक आवास, इसको हम इसलिए गुहा चित्र भी बोलते हैं। अब भारत में जितने भी शैल चित्र पाए गए हैं, शैलाश्रय पाए गए हैं, उनमें सर्वाधिक कहाँ है आपको मध्य प्रदेश में, ये तथ्य भी जाना आपने। और होता क्या है, दीवारों पर और छतों पर
बड़े रोचक ढंग से चित्र बने होते हैं उस जमाने के मानवों के या पाषाण काल के मानवों के दैनिक क्रियाकलाप के भी चित्र आपको वहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला सब हेडिंग डालें आप, या इसको शैल चित्र कह लें या शैल आश्रय की बात करें। भारत में पाए गए शैल आश्रय में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। अब अगली आप सब हेडिंग डालें चित्रण, यानी वहां कौन कौन से उन गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। तो आप एक सब हेडिंग डालेंगे जो इन शैल चित्रों गुफाओं में शैलाश्रयों में बनते हैं, वहाँ किस किस का चित्रण है, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा जान के रखें। पहला तो आप ये रखें कि वहाँ पशु पक्षियों का शिकार के हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। तो लिखेंगे पशु पक्षियों के शिकार का चित्रण, पशु पक्षियों के शिकार का चित्रण, ये भी देखने को मिल रहा है हमें। और दूसरा देखा जाए तो हम ये तो शिकार दिख रहा है, पशुओं की लड़ाइयों का भी चित्र हमें वहां देखने को मिलता है। तो लिखेंगे जानवरों की लड़ाई का चित्रण है, आपस में जानवर लड़ रहे हैं उनका भी है, आपस में मानव भी लड़ रहे हैं, यानी कुछ कबीले कुछ इस तरीके से झुंडों में लोग लड़ते हुए वहां दिखाई दे रहे हैं। तो आप लिखेंगे मानवों की पारस्परिक युद्ध, मानवों की पारस्परिक युद्ध, युद्धों भी दिखाई दे रहे हैं। और क्या चित्रण देखने को मिल रहा है हमें वहां में स्त्री पुरुष साथ में डांस करते हुए गाना गाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं गीत गा रहे हैं, गीत नृत्य करते हुए लोगों का दिखाई दे रहा है। वहीं मधु संचय यानी शहद का संचय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, चित्र बना हुआ है। और देखा जाए इसके अलावा और कौन से चित्र दिख रहे हैं वहाँ, तो हमें घरेलू जीवन के या घरेलू जीवन संबंधित चित्र भी वहाँ देखने को मिल रहे हैं कि महिलाएं अनाज का काम कर रही है, इकट्ठा कर रही है, कुछ खाना बनाने के खाद्य संग्राहक के रूप में महिलाओं को दिखाया जा रहा है, पुरुषों को शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है। इस तरह के तो घरेलू संबंधी गतिविधियां भी हमें देखने को मिल रही है। अब जब आप मेंस लिखते हैं तो आपके पास ये सारा तथ्य डेटा रहता है, तो आप कंफर्ट होते हैं कि शैलाश्रय समझ गए आप, गुफाओं की बात हो रही है, उन गुफाओं की दीवारों और छतों पर चित्र बन रहे हैं, उन चित्रों में किस प्रकार के चित्र बनाए जा रहे हैं, क्या विषय वस्तु है, तो वो विषय वस्तु भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चित्र हो गया है। एक और वहाँ देखने को मिलता है, वैसे मानव पशुओं की सवारी कर रहा है, जैसे घोड़ों पर बैठा दिखाई दे रहा है, हाथी पर बैठा दिखाई दे रहा है। तो एक तत्व लिख सकते हैं मानव पशुओं की सवारी करते हुए भी दिखाई दे रहा है, सवारी करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चित्रण जो है इसको हम चित्रण भी कहेंगे या विषय वस्तु कह लें आप, मतलब चित्रण की भी क्या विषय वस्तु है, में वहाँ क्या देखने मिल रहा है, तो वो भी आपको यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम एक तथ्य दें आपको, होशंगाबाद में एक गुहा चित्र में जिराफ का पेंटिंग बनी हुई है। तो प्रश्न आ सकता है कि जिराफ की जो पेंटिंग है, जो शैल चित्र है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, वो गुहा चित्र है, तो वो आपका रहेगा होशंगाबाद में। तो लिखेंगे होशंगाबाद से एक तथ्य आप ऐसे लिख लें यहाँ, होशंगाबाद में एक गुहा चित्र में जिराफ का चित्रण है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम ये तो हमने बेसिक जाना है कि शैलाश्रय क्या है,
कौन कौन सी वो चित्र की विषय वस्तु होती है उनको समझा यहाँ। हमने ये भी जाना कि पूरे भारत में जो शैलाश्रय हैं वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं, ये तथ्य भी जाना। अब हम क्योंकि एमपीपीएससी देख रहे हैं, एमपीपीएससी में यूनिट सेकंड देख रहे हैं, और यूनिट सेकंड के अलावा हम एमपी की इतिहास देख रहे हैं, तो अब हमें एमपी की साइट्स देखना होगी कि कहाँ कहाँ वो हमें शैलाश्रय मिले हैं। तो पहला जो शैलाश्रय है वो हम भीमबेटका पर बात करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगला आप हेडिंग डालें भीमबेटका। देखिए आप छोटे छोटे वीडियो में ये सारा जो कंटेंट आपको मिल रहा है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है। कल हमने पुरातत्वविदों के बारे में ही बताया था मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख, आज हम शैलाश्रयों पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो हम ताम्रपाषाण को स्पष्ट करेंगे। तो ये सारे जब छोटे छोटे टॉपिक आपको एक फाउंडेशंस के रूप में क्लियर होते हैं, तभी जाके मेंस की आपकी जो इकाई सेकंड है खंड आ पेपर की, तब जाकर आपको उस पर लिखने की स्थिति में आप होते हैं। तो पहला आप डालें साइट्स का नाम भीमबेटका। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है अब आपको हम कई बार बता भी चुके हैं। तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आपकी। और यहाँ कौन कौन से गुहा चित्र या शिला चित्र है उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और भीमबेटका के उस पर डिस्कस करेंगे। तो भीमबेटका शैलाश्रय लिख लें आप, क्योंकि हम शैलाश्रय ही बता रहे हैं, ठीक है। अब रायसेन में है ये, तो आपको लोकेशन पता चल गई इसकी। अब हम बात करेंगे उन तथ्यों की जो हमें भीमबेटका के शैलाश्रयों से जानना है। तो पहला तथ्य आप लिखें कि भीमबेटका में आपके पास 700 गुफाएं हैं, जिनमें 500 गुफाओं में आपको चित्र देखने को मिलेंगे, यानी भारी मात्रा में जो शैल चित्र देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं आपको, भीमबेटका में, ठीक है। तो आप पहला ही फैक्ट लिखेंगे, लिखें आप। यहाँ लगभग 700 शैलाश्रय हैं, जिनमें 500 में शैल चित्र है। तो ये अपने आप में ये तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, जिनमें 500 में शैल चित्र हैं देखने को हमें मिलते हैं। जिनमें से 500 शैलाश्रयों में, ऐसा भी लिख सकते हैं, जिनमें 500 शैलाश्रयों में चित्र है या शैल चित्र है, ठीक। अगला एविडेंस देखें यहाँ का। यहाँ श्रीधर बाकड़कर साहब ने एक चीज़ बताई है कि भीमबेटका में जो चित्र हरे रंग के बने हुए हैं वो सबसे प्राचीन पेंटिंग है, और संभवतः उन्होंने उच्च पुरापाषाण काल की बात कही है, क्योंकि श्रीधर बाकड़कर साहब ने ही 57-58 में यहाँ खोज की थी। आपको हमने बताया कि जब भोपाल से वाराणसी जा रहे थे तब उनकी उस पर यहाँ नज़र पड़ी, तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो इतिहास का क्या पड़ा हुआ है, खजाना पड़ा हुआ है। क्योंकि आज भी आप जो पूरा प्रागैतिहासिक काल पर जो सबसे ज़्यादा हमें लिखने में मदद हुई है इतिहास में, वो इन्हीं एविडेंसों के आधार पर हुई है। क्योंकि आपको पता है प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो होते नहीं हैं, इन्हीं पेंटिंगों से ही तो हमें बहुत सारा क्या हुआ है, आसानी हुई है। तो वाकड़कर साहब ने यहाँ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो पहला भी उनका लिखेंगे श्रीधर या श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय के अनुसार जो चित्र हरे रंग के बने हैं वो सबसे प्राचीन है या सबसे प्राचीन चित्र है। और उन्होंने ही कहा है कि संभवतः उच्च पुरापाषाण पीरियड के भी हो सकते हैं, उच्च पुरापाषाण काल के
हो सकते हैं, ये बात उन्होंने यहाँ कही है। ठीक है, और एक चित्र तो उन्होंने यहाँ ये भी देखा कि एक मानव त्रिशूल नुमा आकृति का कोई लेकर हथियार नृत्य कर रहा है, तो उन्होंने उसकी तुलना नटराजन से भी की है या नटराज से भी की है। तो वो लिख सकते हैं, इन्होंने एक चित्र को इंगित कर कहा है, इंगित कर कहा है कि एक मानव त्रिशूल आकृति जैसा लेकर नृत्य कर रहा है, जिसकी तुलना नटराज से की है। ठीक है, तो ये आपने वाकड़कर महोदय के बारे में भी आपने यहाँ दो तथ्य देखे शैलास्त्रों में। अब अगला फैक्ट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ संक्रमण काल नवपाषाण से ताम्रपाषाण के बीच पशुपालन और खेतीबाड़ी के भी हमें यहाँ चित्र देखने को मिले हैं। तो अभी हम भीमबेटका ही चल रहे हैं, बस इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इस पर और फैक्ट लिखें। अभी आपने ये फैक्ट देख लिया कि 700 में से 500 में शैलाश्रय है, जो हरे रंग के चित्र बने हुए वो सबसे पुराने हैं और संभवतः उच्च पुरापाषाण काल से उसकी तुलना की जा रही है कि उच्च पुरापाषाण काल का वो चित्र होता है। तो आप ये जाना है कि जहाँ जहाँ आपको हरा रंग देखने को मिलेगा वो सबसे प्राचीन माने जाएंगे। अगला तथ्य हमने बताया है कि यहाँ यहाँ संक्रमण काल, यहाँ संक्रमण काल के नवपाषाण से ताम्रपाषाण तक के पशुपालन और खेतीबाड़ी खेती-बाड़ी के दृश्य देखने मिले हैं, चित्र मिले हैं। तो कितना बड़ा खजाना है आपके भीमबेटका में। ठीक है, अब और तथ्य लिखें। यहाँ हम एक तथ्य ये भी लिखेंगे कि यहाँ ऐतिहासिक चरण हम जो देखते हैं वो हमें गुप्त काल तक के देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हमें कुछ मानव घोड़ों पर, भालों पर, हाथियों पर युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगला तथ्य लिखेंगे, यहाँ ऐतिहासिक चरण, यहाँ ऐतिहासिक चरण गुप्त काल तक के देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं इतिहासकार। तो ऐसा इसलिए, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि इस चरण में तलवार, भालों के साथ घोड़ों और हाथियों पर सवार मानव युद्ध करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कहना चाह रहे हैं इतिहासकार कि हमें गुप्त काल तक के भी एविडेंस देखने को मिल रहे हैं। अगला तथ्य आता है, प्रागैतिहासिक काल में सबसे जो प्रिय कलर कह लें या सर्वाधिक जिस कलर का उपयोग हो रहा था वो तो लाल था और भीमबेटका में, और दूसरा सफ़ेद था। इसके बाद हरे और पीले रंगों का भी उपयोग देखने को हमें मिल रहा था। वैसे तो इतिहासकार कहते हैं हमें लगभग यहाँ 16 प्रकार के कलर भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अगला लिखेंगे आप, ये स्क्रीनशॉट लें इसका। ये सारा अभी हम भीमबेटका ही पर डिस्कस कर रहे हैं। जब आप प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा
लंबा डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको जब मेंस पढ़ते हैं तो आपको लिखने में और वो कंसेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा सरलता महसूस होती है। अगला यहाँ रीजन लिखे, प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में सबसे पसंदीदा कलर या पसंदीदा रंग लाल था। अच्छा, ये लाल बनता कैसे था? तो ये गेरू से बनाया जाता था। और दूसरे नंबर पर और दूसरा प्रमुख कलर आपका सफ़ेद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ कलरों की बात आए, वो सारे वनस्पतियों से और खनिजों से ही बनते थे वहाँ प्रायः। और इसके बाद हरे व पीले रंग भी दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं। अब दो तथ्य और लिखिए आप भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका के पास या निकट लखा जुआर नामक स्थान पर मछली का चित्र अंकन है। तो वो भी लिखेंगे आप, वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि भीमबेटका को हम काफ़ी डिटेल से यहाँ देख रहे हैं। लिखेंगे, ये तो लिख लिया आपने कलरों के बारे में कि सबसे पसंदीदा कलर कौन सा देखने को मिल रहा है, लाल, और दूसरे नंबर पर आपका वाइट है, और इसके बाद हरे और पीले रंगों का भी उपयोग देखने को मिल रहा है। कलर बन कैसे रहे हैं? वनस्पति से और खनिजों से बनाया जा रहा है। ठीक है ना। और सफ़ेद कलर की जो बात आ रही है, सफ़ेद कलर कैसे बने होंगे तो आप लिख लें, वहाँ लिखानी है, चूना पत्थर से बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला तथ्य लिखें आप, भीमबेटका ही में लिख रहे हैं कि भीमबेटका के निकट ही, भीमबेटका के निकट एक जगह है लखा जुआर नामक स्थान पर मछली का चित्रांकन है या चित्रण है। ध्यान रख लेना, आपको कई बार पूछा जाता है कि मछली का चित्र कहाँ है, तो जगह स्पेशल पूछा जा सकता है, लखा जुआर। एक और आप लिखें, यहाँ एक भीमबेटका में एक बड़ा ही करुणामय दृश्य है, वो भी लिखें आप। यहाँ एक करुण दृश्य मतलब जिसमें एक भावुकता प्रधान होती है। किस प्रकार से? करुण दृश्य में स्त्री पुरुष एक बच्चे को दफनाए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न बन सकता है, ऐसा चित्र कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप ऑप्शन में टिक कर देंगे भीमबेटका। तो भीमबेटका के बारे में हमने ज़्यादा ही आपको तथ्य यहाँ दे दिए, इतनी आपको आवश्यकता भी यहाँ नहीं थी। ठीक है। और वाकड़कर महोदय ने तो यहाँ ये भी देखा है कि यहाँ काम का विभाजन भी उनको देखने को मिला है, क्योंकि प्रायः जो पुरुष हैं वो युद्ध कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नृत्य तो दोनों साथ में कर रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही साथ में डांस गाना गा रहे हैं, परंतु स्त्री जो वहाँ काम दिखाई दे रहा है कि वो तो या तो घर में खाद्यान्न का काम कर रही है या कृषि कार्य कर रही है, यानी गेहूं का छानना फटकना ये सारा काम देख रही है, या इसके अलावा वो घर में ही कुछ खाना बनाना पकाना, मतलब महिलाओं को घर गृहस्थी का कार्य यहाँ देखने को मिल रहा है और पुरुषों को यहाँ शिकार का कार्य हमें देखने को मिल रहा है। तो इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ हमें वर्ग का डिवीजन भी देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ हमें कुछ अनुष्ठानिक चित्र भी देखने को मिले हैं। तो अब ये क्लियर नहीं है कि किसकी पूजा यहाँ हो रही थी, पर हाँ कुछ हमें अनुष्ठानिक चित्र भी यहाँ देखने को मिले हैं और कई हमें रेखाओं में भी चित्र देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारी यहाँ से पता चली हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका जैसे स्थलों का मिलना एक स्वर्णिम खोज ही कह सकते हैं आप। ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि एमपीपीएससी बार बार आपको वाकड़कर का एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो उनकी वजह से ही आज हम इसको डिस्कस कर पा रहे हैं और इतिहास को जानने का मौका मिल रहा है कि उस समय का मानव क्या कर रहा था या किस तरीके से अपना जीवन का यापन देख रहा था।
अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी साइड की तरफ, आदमगढ़ शैलाश्रय। आदमगढ़ के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी हम शैलाश्रय पर डिस्कस करेंगे कि वहाँ कौन कौन से चित्र वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। सारे टॉपिक विधि विधान से हो रहे हैं, आप उनको देखें, नोट्स बनाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, तो हम आगे की क्लासों में उसको और ज़्यादा क्लेरिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ में आपको नोट्स भी देना होते हैं बोर्ड पर, इसलिए समझाते में उतना समय नहीं हो पाता है। अगला साइट्स लिखेंगे आप आदमगढ़ शैलाश्रय। दूसरी साइट हम मध्य प्रदेश की प्रमुख देख रहे हैं, आदमगढ़। आदमगढ़ शैलाश्रय कहाँ है? होशंगाबाद। पीएससी तो बहुत जनरली प्रश्न पूछ देती है किस डिस्ट्रिक्ट में है। इतना तो हम जो आपको बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है, ठीक है। फिर भी हाँ, क्योंकि हम प्री कम मेंस के हिसाब से उसको डील करते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं है, वो इतना जानना आपको जरूरी भी है। अगला यहाँ तथ्य लिखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ हल्के पीले रंग से निर्मित विशालकाय हाथी का चित्रण यहाँ है, जो कि सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप पहला तथ्य, यहाँ हल्के पीले रंग के विशालकाय हाथी का चित्र अंकित है, जो कि सबसे प्राचीन है, ठीक है। एक तथ्य आपने ये जाना यहाँ कि यहाँ हल्के पीले रंग का हमें विशालकाय हाथी का चित्र देखने को मिला है, अंकित है, जो कि कैसा है? सबसे प्राचीन है। अब दूसरा है यहाँ में 10x6 का एक आकार का भैंसे का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। तो लिखेंगे आप 10x6 आकार का भैंसे का चित्र, 10x6 आकार का भैंसे का चित्र अंकित है। तो एक हमें भैंस का अंकित है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। दूसरा एक तथ्य और लिखें, एक विशालकाय चट्टान पर, जो एक बड़ी चट्टान है, उस चट्टान पर दो सीधी रेखाओं के बीच या दो सीधी रेखाओं के मध्य एक बड़ा मोर का चित्र है, और वहीं एक वन देवी का चित्र भी हमें देखने को मिलता है। तो अगला लिखेंगे, एक शैलाश्रय पर दो सीधी रेखाओं में बनाया गया, दो सीधी रेखाओं पर बनाया गया सबसे बड़ा मोर का चित्र है, तथा एक मोर का चित्र तो आपको देख ही गया, तथा एक आदम वन देवी का चित्र भी बना है, तथा एक आदम वन देवी का भी चित्रण है। बस आपको ये तीन ही तथ्य यहाँ चित्रण है, ध्यान रखना है। इसमें आदमगढ़ के बारे में, आदमगढ़ पर हम कल ज़्यादा डिस्कस कर ही चुके हैं। आरबी जोशी ने 1964 पे खोजा था, यहाँ पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले हैं और माइक्रोलिथिक फैक्ट्री वगैरह कहते हैं, काफ़ी डिस्कस किया है कल हमने। और यहाँ शैलाश्रय पर जब बात आ जाए, यानी मान लो आपको 20 शब्दों में लिखने के लिए आदमगढ़ शैलाश्रय आ जाए, तो आपके पास तथ्य है कि यहाँ हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी मिला है, 10x6 का हमें ऐसे के आकार का चित्र मिला है, और वहीं एक बड़ा मोर का चित्र और एक हमें आदम वन देवी को देखने को मिलते हैं। और किस जगह पर? होशंगाबाद पर आरबी जोशी ने खोजा है। तो आपके पास काफ़ी शब्द होते हैं लिखने समय और आपको समझ भी होती है। अगला शैलाश्रय लिखे, पचमढ़ी क्षेत्र के शैलाश्रय, जिसको हम मामा भांजा शैलाश्रय भी कहते हैं। तो आप लिखें मामा
भांजा शैलाश्रय कहाँ है भैया? ये है पचमढ़ी में है, पचमढ़ी में है। और पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है वो भी आप रखेंगे, होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद जिला में। अब यहाँ हमें क्या क्या देखने हैं मामा भांजे पे, तो वो आप तथ्य लिखे यहाँ पचमढ़ी से दूर, ये मतलब कहाँ पड़ता है, तो लिखेंगे पचमढ़ी से दूर। ये मामा भांजा सैला कहाँ है, तो लिखेंगे आप पचमढ़ी से 13 किलोमीटर दूर पनार ग्राम में है। तो ये तो पहले आपको लोकेशन मिल गई। और क्या है यहाँ 29 चित्र मिले हमें देखने, 29 चित्र हैं। और एक और ख़ास बात है, यहाँ चित्रों का रंग क्रीम, यानी हमें यहाँ क्रीम कलर को देखने को मिलता है। क्रीम एवं लाल रंग के चित्र बने हैं। यहाँ चित्रों में क्रीम एवं लाल रंग के चित्र हैं, या लाल रंग है। ठीक है, तो ये भी आपने एक तथ्य जाना। और यहाँ यह भी जो हमें जो मिल रहे हैं सारा जो चित्र वगैरह, यह भी किस काल के हैं, तो यह भी नवपाषाण काल के हमें चित्र देखने को मिल रहे हैं, नवपाषाण काल के। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी तो प्रीलिम्स पूछेगा कि मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है, आपको सिंपल सा टिक करना है, पचमढ़ी, बात खत्म। अब यहाँ अभी और ध्यान रखेंगे आप पचमढ़ी वाले में। ये तो मामा भांजा शैलाश्रय तो मिल गया आपको, क्योंकि हम कुछ पचमढ़ी के आसपास के जो है शैलाश्रय उनको हम यहाँ और डील करेंगे। ठीक है, तो आप सब हेडिंग रख लेंगे क्या, पचमढ़ी क्षेत्र के शैलाश्रय, मतलब पचमढ़ी का जो क्षेत्र फैला हुआ है उसके शैलाश्रयों की हम बात कर रहे हैं। तो आपने एक मामा शैलाश्रय देख लिया पचमढ़ी के से 13 किलोमीटर दूर, तो आप ऐसी सब हेडिंग रख लें, पचमढ़ी क्षेत्र के शैलाश्रय। ठीक है, तो यही पचमढ़ी में एक आप देखें क्षेत्र है आपका, या वही पचमढ़ी से 30-40 मील की दूरी में कुछ क्षेत्र हैं जहां हमें बहुत सारे शैलाश्रय मिले हैं, तो उनके बारे में यहाँ लिखेंगे। तो लिखेंगे वही पचमढ़ी के निकट, वही पचमढ़ी के निकट 30 से 40 मील क्षेत्र में कुछ जगह हैं। इस जगह का नाम है जैसे आपका तामिया, सोनभद्र, और एक जगह और है आपकी झलाई आदि जगहों पर हमें क्या देखने को मिले हैं, आदि जगहों पर शैल चित्र मिले हैं हमें, जो कि नवपाषाण काल के आदि जगहों पर शैल चित्र मिले हैं जो किस पीरियड के दिखाई दे रहे हैं हमें, नवपाषाण काल के। ठीक है, तो इस जगह आपको दिखे हैं तो आप ऑप्शन में टिक कर पाते हैं। वही महादेव पर्वत श्रेणी आपने देखा है जहां पचमढ़ी है, तो यहाँ हमें सर्वाधिक शैलाश्रय देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप यहाँ तथ्य लिखें। वहीं महादेव पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक शैलाश्रय मिले हैं, तो ये आप कुछ ये ध्यान रखेंगे। वहीं आपके D.H. गार्डन महोदय ने एक लेख प्रस्तुत किया है जहां बताया है कि यहाँ जो महादेव पर्वत श्रेणी में जो शैलाश्रय यहाँ मिले हमें, जो बहुत सारे हैं, इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ इन चित्रों में हथियार और युद्ध कला आदि
का वर्णन या हमें देखने को ज़्यादा मिल रहा है। किस वाले में? इस महादेव पर्वत श्रेणी वाले में। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ वाले जो सर्वाधिक शैलाश्रय हमें मिल रहे हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ हमें युद्ध करते हुए युद्ध कला, हथियार आदि के एविडेंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ शैलाश्रय हैं जिनको आपको नाम और जगह से याद रखना है, उनके बारे में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको हम यहाँ लिखते हैं। केवल आपको उनके नाम और वो जगह बस इतना ही जानना था, क्योंकि भीमबेटका, आदमबगड़ वगैरह को आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना था, तो आपने वो देख ही लिए हैं। अब चौथा आपको याद हो, चौथा 3 हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में, चौथा लिखें आप। इनके बारे में हमें केवल ये जानना है कहाँ के हैं। लिखी छाछ शैलाश्रय, कैसे ही पूछा जाएगा आपसे कि ये किस जगह का है, तो आपको टिक करना है। ठीक है, वहीं एक 5वां है, लिखी दंत शैलाश्रय। ठीक है, वहीं एक आपका दाता शैलाश्रय है। तो ये सारे आपको यहाँ दिखना है। दाता शैल चित्र कहाँ है, तो आपसे वहाँ क्या पूछा जाएगा? वहाँ आपसे इनकी जगह पूछी जाएगी। तो जो आपका जो पहला है, लिखी छाछ शैलाश्रय, ये है आपका करसा मुरैना में है। केवल आपको ये याद कर लेना है, करसा मुरैना में है। ठीक है, ये आपका चंदेरी अशोकनगर में है, और ये दाता शैलाश्रय आपका बिजावर छतरपुर में है। छतरपुर में है। अभी कुछ और हैं, उनको भी हम यहाँ एक लाइन से आपको यहाँ लिखा दे रहे हैं। 7वां लिख लेंगे आप, निशानगढ़ काजरी। निशानगढ़ काजरी, ये निशानगढ़ काजरी लिख लें आप। निशानगढ़ काजरी आपका कहाँ है? पचमढ़ी होशंगाबाद। पचमढ़ी होशंगाबाद। और इसके अलावा भी अभी हैं, तो लिखेंगे आप बेल खंदार शैल चित्र। बेल खंदार शैल चित्र, सारे शैल चित्र लिखा दे रहे हैं। पहले हम इस साइड लिखा दे रहे हैं, फिर उसके वहाँ जिले करा दे रहे हैं। इसके अलावा आपका है हरिपाल शैल चित्र। हरिपाल के बाद आपका है झंझारी। ये सारे आपको याद कर लेना है किस डिस्ट्रिक्ट में है। और एक और आप इंपॉर्टेंट है 9वां, वो याद रखेंगे, रानी मार्चा। रानी मार्चा, ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट शैल चित्र, इनके आप डिस्ट्रिक्ट की उस साइड लिख दे रहे हैं। बेल लखंदर जो है आपका बोरी होशंगाबाद में है, तो इसको लिख लेंगे आप। बोरी घाटी जो है सगुना के वन के लिए जाए तो बोरी होशंगाबाद। और हरिपाल जो है आपका कटनी का है। ठीक है, और जो झंझारी है, झंझारी हरिपाल जो है आपका बोरी होशंगाबाद है। एक मिनट अपना थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। निशानगढ़ पचमढ़ी होशंगाबाद हुआ। वेलखंदार भी पचमढ़ी होशंगाबादी है। ठीक है, दोनों एक जगह के हैं। तो हरिपाल जो है आपका, हरिपाल है बोरी होशंगाबाद। ये डाउट हो गया था, बोरी होशंगाबाद। ठीक है, और बाकी झिंझरी तो आपकी कटनी की है, तो उसमें कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं होती। और रानी मार्चा आपकी सिंगरौली की है, तो इसको चितरंगी सिंगरौली आप लिखेंगे। चितरंगी सिंगरौली। इस तरीके से आपको ये सारे ध्यान रख लेना है। लगभग 9 शैलाश्रय हैं। एग्जामों में प्री के दृष्टिकोण से तो केवल यही पूछा जाएगा कि कौन सा शैलाश्रय किस डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी जो डिटेल था वो हमने आपको पहले ही करा दिया है, उसमें कोई समस्या का दिक्कत भी नहीं है। शैलाश्रय आप पूरा समझ चुके हैं। अब जो हमारी शैलाश्रय भी आपने एमपी के देख लिए है, अब बचा है ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और
समझेंगे कि मानव ने वो पहली धातु तांबा का उपयोग किया, यानी पत्थर के साथ तांबा का, और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी साइट्स हैं उन पर भी डिटेल करेंगे, जो जितना ज़रूरी था हम कराएंगे आपको। तो अगला लेक्चर जो हमारा आएगा ताम्र पाषाण काल का आएगा। आज आपने शैलाश्रय देख लिया है, कहीं भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट में आप उसका डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।